नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया और उसके सबसे बड़े खरीदार एनटीपीसी के बीच कोयले की गुणवत्ता को लेकर रस्साकशी चल रही है। यूं तो ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। एनटीपीसी का ये कहना है कि क्योंकि उसे उस गुणवत्ता का कोयला नहीं मिला जो उसे चाहिए था, तो वो पूरी रकम कोल इंडिया को अदा नहीं करेगा। फिलहाल कोल इंडिया की 2000 करोड़ रुपए की जो रकम है वो एनटीपीसी पर बकाया है। केंद्र सरकार ने इस झगड़े में दखल भी दिया है। सरकार ने दोनों सरकारी कंपनियों से कहा कि वो अब डिस्पैच से पहले ही कोयले की मिलकर टेस्टिंग करें। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों देश में कोयले के क्षेत्र में कोल इंडिया का ही एकाधिकार है? इससे कोल सेक्टर पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और क्या इसका निजीकरण कर देना, प्राइवेट हाथों में दे देना एक इलाज हो सकता है? साथ ही क्या भारत सरकार को भारत की जो कोल पॉलिसी है उस पर फिर से गौर करने की ज़रूरत है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम अगले आधे घंटे के दौरान, लेकिन पहले इस खास रिपोर्ट पर नजर। कोयले की गुणवत्ता और उससे जुड़े भुगतान को लेकर एनटीपीसी और कोल इंडिया के बीच झगड़ा अब भी जारी है। कोल इंडिया के मुताबिक एनटीपीसी पर उसका 2000 करोड़ रुपए बकाया है। एनटीपीसी का कहना है कि जो गुणवत्ता कोयला कंपनी को मिल रही है उसी के तहत कोल इंडिया को भुगतान किया जा रहा है। उसके मुताबिक कोल इंडिया पर कोई बकाया राशि नहीं है। इसके उलट कोल इंडिया का तर्क है कि खदान से जिस प्रकार का कोयला निकलता है उसी गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी को की जा रही है। दरअसल कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल के पास देश में कोयला खनन के मामले में लगभग एकाधिकार है। सीआईएल भारत और विश्व की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है जो कोयला मंत्रालय के तहत काम करती है। फिलहाल कोल इंडिया के पास 65 अरब टन का कोयला भंडार है। सीआईएल ने 2011 से 2012 में 43.48 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया, जबकि मांग 71.32 करोड़ टन की थी। मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए सरकार को 8 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ा। कोयले की बढ़ती मांग को पूरा न कर पाने के लिए आलोचना झेल रही सीआईएल पर अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे। इसके मद्देनजर लगातार सीआईएल की निगरानी की मांग उठती रही है। तो मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं प्रवीण कुमार झा, प्रोफेसर प्रवीण कुमार झा जो कि जेएनयू में प्रोफेसर हैं और अर्थशास्त्री हैं। अनिल राजदान, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और साथ ही हरवीर सिंह जी हैं, सीनियर एडिटर हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी अमर उजाला अखबार में। इन तीनों खास मेहमानों के जरिए मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे। हरवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एनटीपीसी का जो स्टैंड है कि आपने जो है कीमत चाहे कितनी भी दी हो, लेकिन चूंकि हमें उस क्वालिटी का कोयला नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो हम पूरी रकम अदा नहीं करेंगे। क्या स्टैंड ठीक है? मेरे ख्याल से एनटीपीसी का स्टैंड बिल्कुल ठीक है। और कभी भी कोई भी ग्राहक हो जिस वस्तु के लिए उसने पैसा दिया है वो चाहेगा कि उसको उस गुणवत्ता का सामान मिले। और ये हमारे यहाँ लगातार इसको लेकर के सवाल उठता रहा है कि जो कोल इंडिया का जो कामकाज का तरीका है, उसकी आपूर्ति का जो तरीका है और ख़ास तौर से जो गुणवत्ता है कोयले की, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सबसे बड़ा उपभोक्ता है एनटीपीसी और कोयले में मोनोपोली है एक तरीके से हमारा जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी। अगर उसको उसका कोयला पसंद नहीं है तो वो जाएगा कहाँ? तो ये क्या पहली बार इस तरह का कोई मेरे ख्याल से नहीं, नीचे इनका ये सब लगातार सवाल तो उठते रहे हैं। और हमारा जो कोयला जिस तरीके का आपूर्ति होता है, क्योंकि एनर्जी का एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमारे पास जो सोर्स है वो कोयला है, उसकी अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है तो उसका सीधा असर बिजली उत्पादन के ऊपर जाता है। कई बार इस तरीके के भी सवाल उठे हैं कि जो तमाम सारे पावर प्लांट्स हैं उनके पास एकदम बिल्कुल इमरजेंसी लेवल पर कोयले की मात्रा का एकदम उनका जो स्टॉक्स है वहाँ पहुँच जाता है, तो आपूर्ति का भी दिक्कत आता है। और जो प्रोडक्शन की जो बढ़ाने की जो गति है कोल इंडिया लिमिटेड की और निवेश का जो तरीका है उसमें बहुत ही गुणवत्ता परक हम लोग उस तरीके का नहीं देखते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है और अभी भी इतना ऐश कंटेंट होता है उसमें कि जो हमारे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ये है और जो नई टेक्नोलॉजी के प्लांट आ रहे हैं उसमें बाहर से कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी भी कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी और प्लांट्स हैं कि जिसमें आपको बाहर से बेहतर गुणवत्ता का कोयला आयात कीजिए, कुछ मात्रा इसकी मिलाइए, तो जब तब जाकर के बात बनती है। तो ये तो सवाल जग जाहिर है और जाहिर सी बात है जब बात इतनी आगे बढ़ गई और एनटीपीसी करीब 20,000 करोड़ का कोयला खरीदती है हर साल, उसमें 2,000 करोड़ का शायद अभी उन्होंने भुगतान अटकाया है, तो कहीं ना कहीं तो किसी को तो इसमें सवाल खड़ा करना। एनटीपीसी ये भी कह रहा है कि उन्हें पत्थर मिला हुआ कोयला मिला है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो एक सोल्यूशंस का तलाशने की कोशिश की है कि दोनों मिलकर टेस्ट करें इससे पहले कि जो डिस्पैच हो, क्या ये सही तरीका है? देखिए, एनटीपीसी का आरोप है कि वो जो दाम चुका रहे हैं उसमें करीब 5,000 कैलोरीफिक वैल्यू जो है, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए और मिलता है करीब 3,500 के करीब के आसपास।
पास। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है उसका सीधा असर होता है कि वो जो जनरेट करता है, उसकी जो हीट जनरेट करता है उसी पे स्टीम बनती है और आगे प्रोडक्शन सीधा उससे लिंक्ड है। तो ये तो चाहेंगे ही, हालांकि अब सरकार ने कहा कि आप लोग आपस में बैठ के तय कीजिए, उसकी गुणवत्ता का जांच कीजिए। सवाल है कि ये नौबत क्यों आई? इसके पहले ही क्या कोल इंडिया का दावा इतना मजबूत है कि वो जिसने आपूर्ति उसने जो की है कोयले की, और उस पर वो अगर खड़ा है कि मेरा जो उत्पाद था वो बिल्कुल ठीक था, तो उसको हम मान सकते हैं, लेकिन वो उस बात को साबित करें। जी, इससे पहले कि हम बड़े सवाल उठाएं और ये देखने की कोशिश करें कि जो भारत की जो कोल पॉलिसी है, जो नीति है कोयले को लेकर, वो कैसी है, सीधा सीधा इसका जीडीपी पर भी असर पड़ता है, जो पावर की हमारी ज़रूरतें हैं, जो ऊर्जा की हमारी ज़रूरतें हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अनिल राजदान जी, ये बताइए कि सरकार ने जो दखल देने की कोशिश की है और झगड़े को निपटाने की कोशिश की है, आपको लगता है कि ये सही स्टैंड है? जो एनटीपीसी कह रहा है उससे क्या आप सहमति रखते हैं, या फिर जो कोल इंडिया कह रहा है उससे सहमति है आपकी? उन्होंने जो प्राइसिंग का उनका तरीका है वो बदल दिया है। जी, मैं समझता हूं कि जैसे कि अभी बताया गया कि ये एक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन जो है एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सप्लायर की। कोल का नेशनलाइजेशन किया गया था कुछ खास हालात में, और ये भी हमें बहुत ज़रूरी देखना है कि कोल जो है एक हमारी इकॉनमी का एक सबसे वाइटल फ्यूल है, मोस्ट प्रेशियस फ्यूल है। इसमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में कोल का अहम रोल है, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हमारे पास इतने स्टॉक्स नहीं हैं जो हम माइन कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें कोल को सही तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, उसको ऑप्टिमम उसका हमने माइनिंग करना है, वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सही होना है। मगर हाल ही में ये देखा गया कि कोल इंडिया ने जो अपना एक नया फॉर्मूला जीसीवी का बनाया था, पहले ग्रेड्स जाते थे फिर जीसीवी पे आ गया, उससे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। ये बिल्कुल सही बात है कि कोल की वैल्यूएशन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो इसका टेस्टिंग मैकेनिज्म है कि जो क्वालिटी ऑफ कोल है वो मोनोपोली, अपनी जो एक स्टेट मोनोपोली है, अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट ना करे। मैं समझता हूँ जो एक जॉइंट सैम्पलिंग या थर्ड पार्टी सैम्पलिंग मैकेनिज्म है उसको सही तरीके से प्लेस में लाना बहुत ज़रूरी है जी। ये पहले तो बिल्कुल ही इसकी टेस्टिंग की जो व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, मगर 1998 में थोड़ा सा कुछ इसमें कारगर कदम उठाए गए थे, मगर अभी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। जी। सही तरीका तो ये है कि ना ही सिर्फ जो जब कोल डिस्पैच होता है, मगर जब रिसीव होता है उसकी क्या कैलोरीफिक वैल्यू है, क्योंकि आज रेगुलेटर ने, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर ने ये तय किया है कि एनटीपीसी को अपनी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू डिक्लेयर करनी है जी। और जो हमारा टैरिफ है उसमें भी फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट वक्तन वक्तन करनी पड़ती है जी। वो बोझ अल्टीमेटली कंज्यूमर पे जा रहा है। तो जो अगर कंज्यूमर को ये बोझ उठाना है और उसके ऊपर कोई वो कंटेस्ट नहीं कर सकता इन चीज़ों को, और ना ही प्रैक्टिकल है, तो एटलीस्ट जो एजेंसी है जो कि उसको पावर सप्लाई कर रही है उसकी कम से कम सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बात की बहुत खुशी है कि चेयरमैन अनिल राजदान जी, इससे पहले कि हम ये मुद्दा उठाएं कि आखिर होना क्या चाहिए, कोल इंडिया की मोनोपोली के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनका जो एकाधिकार है, जैसे आपने कहा कि उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि आखिर बीमारी क्या है, आखिर समस्या क्या है। प्रोफेसर झा, ये बताइए कि फिलहाल कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है कोल इंडिया। ब्यूरोक्रेसी मानते हैं कुछ लोग जिम्मेदार है, भ्रष्टाचार उसके लिए बड़ा जिम्मेदार है, चोरी भी हमने देखा है काफ़ी होती है। सबसे बड़ा जिम्मेदार इसके पीछे आप किसको मान रहे हैं, या सब समस्याएं एक साथ मिलकर कोल इंडिया की बीमारी की वजह बन रही हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या कोई आज उभर के नहीं आई है। कोल इंडिया का पुराना एक इतिहास है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का जिससे कि कई किस्म की समस्याएं खड़ी होती हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब क्यों है, ये एक लेवल पे आसान प्रश्न है, लेकिन दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो ये
एक जिसको कहेंगे यक्ष प्रश्न जिसको कहते हैं हम कई बार, तो वो है। यानी कि जो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल पावर, जो अलग अलग किस्म के जो धड़े हैं हमारे पूरे पावर स्ट्रक्चर में, सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। आपने शायद वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म है उसके शायद देखी भी होगी। तो किस तरीके से एक माफिया वाली स्थिति बन जाती है नेचुरल रिसोर्सेज के अराउंड, जो धनबाद में या झारखंड में 60 के दशक से कई संघर्ष इसी मुद्दे को लेके हुए। A.K. रॉय बेसिकली कोल की राजनीति के और कोल की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको केंद्र में रख के उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का प्रयास किया। और अगर आप उस इतिहास को हम देखें तो बहुत स्पष्ट है कि उसमें राज्य सरकारें लिप्त हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिप्त हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब किसको आप उसमें से बाहर छोड़िएगा? प्रोफेसर झा 1973 में, आप 1960 की बात कर रहे हैं, लेकिन 1973 में जिन हालात में राष्ट्रीयकरण हुआ कोयला का, तो क्या उस लिहाज से हम ये देखें कि क्या वो बेहतरी के लिए हुआ था जो अब कई दशक गुजर जाने के बाद वापस उसके ऊपर इस पॉलिसी को दोबारा देखने की जरूरत है? उद्देश्य तो यही था कि उसको बेहतर करें, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है, जहाँ तक नेचुरल रिसोर्सेज के अराउंड उनका जो प्रबंधन है, बाजार पे आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया का इतिहास आपको बताएगा। बहुत कम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पे कि बाजार पे भरोसा करके पूरी तरीके से या बाजार के माध्यम से जो इस तरह के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इन जनरल, चाहे कोल हो, चाहे पानी हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे कुछ भी हो, उसको लेके जो उस पर पूरी तरह से आप भरोसा कर सकें। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि समाज का उस प्रबंधन में कंट्रोल हो। सरकार एक माध्यम है उसका, तो अब उसको कितने बेहतर ढंग से कर सकती है। दुर्भाग्य ये है हमारा कि हमने सोचा था कि स्थिति बेहतर होगी और शायद अब ये किसी विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता है कि स्थिति बेहतर हुई, तो वो अपने आप एक समस्या है। अनिल राजदान जी, बताइए कि 55% जो एनर्जी की हमारी ज़रूरतें हैं वो कोयले से फिलहाल हल हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो काफ़ी ज़रूरतें बाकी हैं और इसका सीधा सीधा असर GDP पे भी देखने को मिलता है। तो आपको लगता है कि ये फिलहाल जिस तरह से हम चल रहे हैं, जो नीति है, वो ठीक है? मैं समझता हूँ, देखिए कि कोल तो हमारे मेन स्टे रहेगी फ्यूल में, और पर्टिकुलरली एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो हमारा डोमेस्टिक रिसोर्स, जैसे मैंने आपसे कहा, वो रहेगा और चलेगा अगले 20-30 साल कि एटलीस्ट इसके, जब तक कि कोई टेक्नोलॉजी बिल्कुल कोई नई नहीं आती। और ये भी बात सही है, जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि इट्स टू प्रेशियस अ सेक्टर कि जिसको कि आप बिल्कुल मार्केट प्लेस में या प्राइवेट हैंड्स में दे दें जी। मगर इसके साथ साथ ये मैं कहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन से या कंपटीशन लाकर बीच में मार्केट में हमेशा कस्टमर सेटिस्फैक्शन और चॉइस इंप्रूव होती है। अब वो स्थिति हम इस वक्त नहीं ला पाए हैं, और जो मोनोपोली के इल्स होते हैं डिस्पाइट द बेस्ट मैनेजमेंट और बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, उनको हमें अवॉइड करना है। मैं समझता हूँ जहाँ तक स्टेट का इंटरवेंशन है, जो कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, वो ये है कि माइन डेवलपमेंट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, पर्यावरण वहाँ ठीक छोड़ें आप, और वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, माइंस में सेफ्टी होनी चाहिए जी। और जो कोयला जो है बिल्कुल बाहर इस हालात में अभी एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए जी। ये चीज़ें अगर हम सिक्योर कर लें और एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर, हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अपॉइंट करें, जो कि कई सालों से ये बात चली आ रही है और अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाई है, फिर हम सोच सकते हैं कि हम कोई प्राइवेट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करें इस उद्देश्य से कि कोल की प्रोडक्शन है जिस मात्रा में बढ़नी चाहिए वो बढ़े, कस्टमर सेटिस्फैक्शन थोड़ी इंप्रूव होए, और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जैसे दोनों साथ साथ चल के आगे हमें चलें, ताकि हम थोड़े से थोड़ा मात्रा में इंपोर्ट करें। क्योंकि जब इंडिया जैसा एक बड़ी इकोनॉमी बाहर मार्केट में परचेज करनी जाती है तो आग लग जाती है मार्केट में, मगर इंपोर्ट हमें करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कोयला वो कहीं भाग नहीं रहा है, उसका एक जुडिशियस मिक्स रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि
अभी एक दिक्कत वो ये आएगी कि जो एक कोल इंडिया एक कंपनी नहीं है, उसकी कई सब्सिडरीज हैं, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स अनिल है, हासन जी, नॉर्दर्न फिलहाल कोल एक छोटे फील्ड्स से है, ब्रेक का वक्त हो गया है। सेंट्रल कोल फील्ड्स ब्रेक है, के बाद मैं वेस्टर्न। वापस आऊंगी और आपसे भी कई महत्वपूर्ण सवाल पूछने हैं, वो जरूर पूछूंगी। जिस तरह से कि जिक्र हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन क्या वाकई सारी बीमारियों का इलाज है, शिक्षा से लेकर अगर हम बात करें बिजली की, पानी की, सबको लेकर जिन जिन का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, जो सरकार की जिम्मेदारियां एक ट्रेडिशनल सेंस में मानी जाती रही हैं, वो धीरे धीरे इनको लेकर आवाज उठ रही है। क्या वाकई ये एक आखिरी इलाज हो सकता है? ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे। तो कोल इंडिया की वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं भारत की जो कोयला नीति है उसके ऊपर, जो भारत की एनर्जी की ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर। क्या वाकई जो भारत की कोयला नीति है उसमें तब्दीली की, बदलाव की ज़रूरत है? क्या ये वक्त आ गया है कि जो एकाधिकार है फिलहाल कोल इंडिया का, जो कोयले पर, एनर्जी पर भारत की, उसको ख़त्म किया जाए? डॉक्टर प्रवीण झा, ये बताइए कि फिलहाल आपने हालांकि इस बात को कहा है कि बहुत कीमती है हमारे लिए कोयला और जो हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने का जरिया है बड़ी तादाद में, कि हम उसे प्राइवेट हाथों में दे दें। लेकिन जिस तरह का करप्शन है, जितनी बीमारी जड़ों तक पहुंच चुकी है कोल इंडिया के, जिस तरह से वो अपने एकाधिकार को अब पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, तरीका आखिरकार क्या होना चाहिए फिर? देखिए, असल प्रश्न प्रबंधन का है, जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रह के भी और एकाधिकार के बावजूद भी प्रबंधन को अगर सुधारा जाए, और किया जा सकता है, मेरा इसमें विश्वास है, तो काफ़ी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। मैं मिला जुला के अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि उसमें जो खास करके जो ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं जिसकी उन्होंने चर्चा की, उस पे सरकारी नियंत्रण और रेगुलेशन जो है अगर हो, और उसके साथ अगर प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का स्कोप थोड़ा बहुत डेवलप किया जाए तो वो बात सोची जा सकती है। लेकिन आपने देखा ही, प्राइवेट सेक्टर के लिए जब जब कोल ब्लॉक्स के आवंटन की बात हुई और उसके अराउंड जो सारा हंगामा हुआ, तो वो जग जाहिर है। और उस मुद्दे को लेके अभी जो समस्याएं खड़ी हैं, कैसे होगा, क्या होगा, उसको लेके जो एक चिंता बनी हुई है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर भी जो है, अगर आप कहेंगे कि आप एक की बजाय 10 को वहाँ पे ला के शामिल कर देंगे और उससे ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ सुधार हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। ना तो कॉस्ट के लेवल पे क्या एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्या एनर्जी की जो जरूरतें हैं वो बेहतर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वो संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा। अनिल राजदान जी? जी नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, एक कंपटीशन तो हमें लाना चाहिए। अब जैसे पावर सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, चाहे पावर प्रोडक्शन में है, चाहे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में है। पहले हमारे पास सिर्फ BHEL थी, अब और 4-5 और कंपनीज आ गई हैं जो कि वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बना रही हैं BHEL के साथ साथ। इसी तरह जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, चाहे NTPC है, स्टेट जनरेटर्स हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी आगे आके बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरे ख्याल एक हेल्दी मिक्स अगर रहे तो दोनों के बीच में थोड़ा सा थ्रेट परसेप्शन रहता है कि जब तक आप इफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं लाएंगे, ये बात आगे नहीं चलेगी। दुनिया में कहीं भी मेरे ख्याल टोटल जहां पब्लिक सेक्टर रहा है, वहां कंपटीशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत अहमियत सवाल। आप ये कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा लाने की जरूरत है और कंपटीशन लाने की जरूरत है। वापस आती हूँ आपकी तरफ। हरवीर सिंह जी, बताइए कि जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, या इतना कीमती है हमारे लिए क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक बार प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया तो वो अपना 2 का 4, 4 का 8 नहीं करेगा, तो आपका क्या इस पर ओपिनियन है? देखिए, एक तो जैसे अभी परवीन जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व किया कि जो पावर सेक्टर में आ रही थी या स्टील में आ रहे थे, उनको कैप्टिव कोल ब्लॉक्स दिए गए और उसका नतीजा आज हमारे सामने कितने बड़े घोटाले के रूप में आया है। मेरा मानना है कि कंपटीशन तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं हम पहले जो कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं उनको इंडिपेंडेंट कंपनीज में तब्दील कर दें। पेट्रोलियम सेक्टर में हमारे पास अलग अलग कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी एफिशिएंसी के उसके ऊपर असर नहीं पड़ा, एफिशिएंसी बढ़ती है। और जब आप कंपटीशन क्रिएट करेंगे और जो बायर है उसके पास ये फ्रीडम होगा कि किससे वो अपना सामान ले, तो कहीं ना कहीं एक अंदर ही जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरे, करप्शन और जिस तरीके से मोनोपलाइज है अभी ये,
उसको तो तोड़ना पड़ेगा। और इस हालत में टुकड़े कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो सब्सिडरी क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पब्लिक प्राइवेट का हम जिक्र कर रहे हैं कि कुछ प्राइवेट, PPP के देखिए मॉडल पे प्राइवेट लाया को जाए? मेरे ख्याल से जो नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स पे देश के हर आदमी का हक है। उसमें एक सुपर प्रॉफिटियरिंग जो है उसकी इजाज़त मेरे ख्याल से नहीं देनी चाहिए। रेगुलेटर हमारे पास नहीं है, जहाँ रेगुलेटर हैं भी जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर भी तमाशे हुए हैं। आप टेलीकॉम का अनुभव हमारे सामने है, आप बिजली वहाँ का देख रेगुलेटर लीजिए, बिजली है। डिस्ट्रीब्यूशन पावर का सेक्टर में देखें, जी। डिस्ट्रीब्यूशन को आपने प्राइवेटाइज किया है। कंपनी अपना प्रॉफिट तो करती है, लेकिन जो TND लॉस है, जो चोरी है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। हालांकि कुछ सुधार हुए हैं कई जगह, लेकिन जिस तरीके से अनबंडलिंग की गई थी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की, उसके परिणाम बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहे हैं। अब कल ही हमने सुना है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको आने की इजाज़त दे दी गई है। नहीं, देखिए ये तो मेरे ख्याल से पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हमारा है वो इतना ढीला ढाला है और उसमें इतनी खामियां छोड़ करके हम confusion भी लोग है। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं नहीं इसका हल ये है। हम टुकड़ों में हल खोज रहे हैं। इसमें भी हम यही कर रहे हैं। कोल रेगुलेटर, जैसे राजदान जी ने कहा, रेगुलेटर होना चाहिए कि कब ये तय होगा रेगुलेटर होना चाहिए। अभी भी कल भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग इसके ऊपर हुई है, कोई सहमति नहीं बनी। पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो ये सरकार एक ही है, सब उसके हिस्से हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाना चाहते हैं तो रेगुलेटर एक ही कंपनी को रेगुलेट करेगा, ये कौन सा तमाशा है? रेगुलेटर जो है, एक कितना बड़ा फील्ड हमारे पास है। हमारा एनर्जी का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कोल है। उसमें पहले तो आप इमीडिएटली सरकार को चाहिए कि इसको आप तोड़ दीजिएगा। कम से कम इनकी जो सब्सिडरीज हैं उनको इंडिपेंडेंट कंपनी तो बनाइएगा ना, उनके अंदर तो कंपटीशन क्रिएट कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि और कोई दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या और कोई मॉडल आपको पसंद आता है, हालांकि इस तरीके के मॉडल ज़्यादातर नाकामयाब रहे हैं, या फिर दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां हैं नेचुरल रिसोर्स में जो कि दुनिया भर में काम करती हैं, वो BHP बिलिटन हो या और उस तरह की कंपनियां हो, रियो टिंटो हो, वो दुनिया भर में माइनिंग करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि वहाँ की सरकारों का दखल रहता है। जो बड़े जहाँ से हमें इस तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, वहाँ पर सरकारों का दखल जरूर रहता है। तो ये देखना पड़ेगा, बहुत ही पेचीदा मसला है, इतना आसान भी नहीं है। और इसके अलावा फेवरेटिज्म भी काफी अगर नहीं, माना बिल्कुल, जैसे ये जैसे देखिए, प्राइवेटाइजेशन अभी तो हुआ ही है। उससे तो अभी हम लोग जो घोटाला हुआ, जो गड़बड़ियां हुई, अभी तो उससे हम लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। जो उसके जिन लोगों ने गलत काम किया है उनके खिलाफ अभी तक उस तरह से यानी कार्रवाई एक अजीब भी सी नहीं हुई मझधार है ये कि अगर आप प्राइवेटाइज नहीं करते हैं देखिए, तो एफिशिएंसी इसमें नहीं मेरा मिलती। मानना है कि सरकार की लापरवाही इसका सबसे बड़ा इसकी वजह है। और आप देख रहे हैं इतने दिनों से आपने इतना बड़ा IPO लेकर के आए थे कोल इंडिया का, और उसमें ये तमाम सारे आपने कहा कि नेचुरली कोई भी पैसा लगाएगा, जब एक ही कंपनी है, उसको जो सामान बेचना है उसके लिए इतने खरीदार बैठे हैं पहले से, प्राइसिंग को लेकर के झगड़ा होता है। और ये अल्टीमेटली, जैसे इन्होंने भी कहा है, राजदान जी ने भी, अल्टीमेटली जाता किसके ऊपर है? कंज्यूमर के ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर, क्योंकि बिजली का भुगतान तो हमें करना है ना, हम कंज्यूम करेंगे। तो आप जो प्रोडक्ट है उसमें रॉ मटेरियल को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जा रही है। उसमें जहां इनएफिशिएंसी वहां से शुरू होती है और कई रास्तों से होते हुए अल्टीमेटली इंक्लूडिंग जो फ्रेट है, जो ढुलाई वगैरह, वहां पर भी। तो ये सारी दिक्कत अल्टीमेटली झेलनी पड़ती है आम आदमी को। और उससे सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तमाम सारे पावर और जिसका बड़ा सोर्स हमारे पास कोयला है। एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज करने के टारगेट से हम लगातार पीछे हैं। तमाम सारे इस तरह के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं जिनके लिए कोल लिंकेज नहीं है। हमारे पास कोयला है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन आप उनको प्लांट खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोल लिंकेज नहीं, ये उसका इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि उसको कोयला मिलेगा, बिजली का उत्पादन होगा। और इसका नतीजा होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अफेक्ट होता है। अनिल राजदान जी छोटा जवाब, अनिल राजदान जी छोटा जवाब जी, कुछ एक छोटा जवाब आपसे जानना चाहती हूँ, चूंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन जो कोयला मंत्री हैं देश के, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हम कमर्शियल माइनिंग के लिए देश तैयार नहीं है। नहीं, देखिए, मैं ये इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो अभी पावर सेक्टर के बारे में भी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन में कहा गया है, वो मेरे ख्याल जो प्राइवेटाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर से मच बेटर हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की कटौती की गई है वो प्राइवेट सेक्टर के इंटरवेंशन से काफ़ी कम हुए हैं एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो मैं समझता हूं कि एक इसमें मगर कोल में जो समस्या आएगी वो ये है कि इनको इंडिपेंडेंट करने से इन कंपनी से सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होएगी, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं और तकरीबन सारा जो इनका माइनिंग है अगले 20-25 साल के लिए टाइड अप है विद स्पेसिफिक जनरेटिंग कंपनीज। तो हमें तो नई माइंस खोलनी पड़ेंगी। जो संस्था है CMPDI, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, 3-4 गुना, ताकि माइन डेवलपमेंट
और जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हैं वो 4-5 गुना हमें एकदम आगे बढ़ानी है। उसके बाद हम कोई प्राइवेट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंपेटिटिव प्रोसेस, मगर वो कंपेटिटिव प्रोसेस ये होए कि L1 जी, क्योंकि आपने कोयले के बाद आगे बिजली बना के भेजनी है, वो लोएस्ट टेंडर को देनी है। तो कोयला का अगर आप हाईएस्ट को देंगे और इसमें सिर्फ मुनाफे की बात करेंगे, जो मैं समझता हूं कि देश की एक साइकोलॉजी बन गई है कि जी हर तरफ घोटाला है, हर तरफ घोटाला है। ये बात सही नहीं है। ठीक है, कोई चीजें बेहतर होनी चाहिए थी और बेहतर हो सकती थी, मगर उसमें समय थोड़ा मेरे पास कम है। मैं फिलहाल मिलता है, मैं प्रोफेसर झा की तरफ जाना चाहूंगी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। प्रोफेसर झा ये बताइए कि इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमें कंपटीशन ग्रेडेड लेवल से इंट्रोड्यूस करना है। पहले रेगुलेटर को डालना चाहिए और माइंड डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन इसके ये पब्लिक सेक्टर में होए, ताकि उसकी सही जानकारी होए कितने रिजर्व्स हैं, ताकि वो फिर सही जाके उसकी ऑक्शन हो पाए कि जो 20-25 साल के लिए लीस्ट कॉस्ट पे कोयला माइन करके दे सकता है, ताकि जो कंज्यूमर पे जो बोझ है वो कम रहे और अल्टीमेटली जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर बने। प्रोफेसर झा ये बताइए कि दो अलग अलग तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग राय सामने आ रही हैं। आप ये भी कह रहे हैं जरूर कि हमारे लिए काफ़ी कीमती है और हम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दें तो एक तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं और 2 का 4, 4 का 8 बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनएफिशिएंसी है उससे कैसे लड़ा जाए। दूसरी तरफ ये भी बात है कि सरकार भी ये कह रही है कि वो तैयार नहीं है, देश अभी कमर्शियल माइनिंग के लिए तैयार नहीं है। तो तरीका क्या है? पहली बात तो करप्शन से कैसे लड़ा जाए, दूसरे कोल इंडिया की मोनोपोली है, और सबसे आखिरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि जो हमारी एनर्जी की नीड्स हैं उनका क्या होगा? देखिए, एक तो मैं आपकी आखिरी बात से शुरू करता हूं, एनर्जी नीड्स की बात। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम कोल फ्रंट पे तेजी से और होशियारी से बढ़ें आगे, क्योंकि प्रोडक्शन की आवश्यकता निश्चित तौर से और ज़्यादा उसको बढ़ाया जाए, उसकी आवश्यकता निश्चित तौर पे है। ये कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मेरा ये कहना है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को उसमें ले आएंगे तो या तो एफिशिएंसी बढ़ेगी या कॉस्ट घटेगा। मेरा ये मानना है कि वो अपने आप में कहीं दुनिया के किसी हिस्से में, मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं, अपने आप में कभी गारंटी नहीं होता है। गारंटी इस तरह का तभी दे सकते हैं जब आपका रेगुलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, उस पर पब्लिक कंट्रोल हो और वो ऐसा हो जिसमें कि आप निश्चित तौर पे थोड़ा कंपटीशन जो है, जो आपको वांछित लगता है, इंट्रोड्यूस करें। लेकिन प्राइवेटाइजेशन अपने आप में जो है, खास करके जो अनब्रिडल्ड प्राइवेटाइजेशन, जो मैं नहीं समझता हूं कि चाहे अनिल जी कह रहे हैं, चाहे हरवीर जी कह रहे हैं, हम तीनों में से कोई उस दिशा की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन भी जो है समस्या खड़ी कर सकता है। खास करके जब सरकार खुद कह रही है कि कमर्शियल माइनिंग के लिए सरकार अपने आप को तैयार नहीं पा रही है, चाहे इसलिए कि उसके पास रेगुलेटर वाली समस्या खड़ी है, वो कल भी मीटिंग में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया, या उसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके लिए आवश्यक है, आप उसके लिए तैयार नहीं है, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इस पे काम करें निश्चित तौर पे और जल्दी से जल्दी काम करें और आगे बढ़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण झा। समय समाप्त हो चुका है। प्रोफेसर झा, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल राजदान जी, हरवीर सिंह जी, तो साफ तौर पर सवाल जो हैं वो कई अभी तक बाकी हैं कि क्या होगा कोल इंडिया में जितना भ्रष्टाचार पनप गया है। इसके अलावा जिस तरह का जो एकाधिकार है उसको एक्सप्लॉइट करने की वो कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये भी बाकी रह गया, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको कैसे हल किया जाए। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बहुत कम। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।